जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। हम आपके दोस्त आशीर्वाद आपकी इन21 एकेडमी की तरफ से यह हमारे इतिहास की या मॉडर्न इंडिया के जिसमें हमने स्पेक्ट्रम का आज हमारा जो उसकी समरी है उसकी तीसरी क्लास है वो आज हम देखेंगे, जिसमें आज हमें डुप्ले के बारे में पढ़ना है कि किस तरह से फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले का भारत में आगमन हुआ और वह अपनी यादों को किस तरह मिट छाप के तौर पर इतिहास में छोड़ गया, जिसमें हमें आज देखने हैं कि कर्नाटक में उसकी क्या भूमिका रही उसके बारे में। जोसेफ फ्रांसीसी डुप्ले, इनका जन्म 1697 में हुआ और जन्मा इंडीज कंपनी के धनवान महानिदेशक का पुत्र था, और जिसमें डुप्ले को 1720 में अपने पिता के प्रभाव के आधार पर पांडिचेरी में भेजा गया। यही वही पांडिचेरी है जो भारत का हिस्सा है, और ऊंचा पद प्राप्त हुआ और उसने निजी व्यापार के माध्यम से पांडिचेरी में काफी धन अर्जित किया और बाद में उसे फ्रांसीसी कंपनी में नौकरी करने की अनुमति मिली, और दिसंबर 1726 यानी 1726 में उसे फ्रांसीसी कंपनी के संविधान में व्यापक बदलाव करने के कारण निलंबित कर दिया गया 1726 का समय। उसके बाद जिससे कुछ शंकाएं भी उत्पन्न हुई और 1730 में डुप्ले अपना मुकदमा जीत गया और उसे क्षतिपूर्ति के रूप में चंद्रनगर का गवर्नर नियुक्त किया गया। 1741 की अगर बात करते हैं तो उसे भारत में फ्रांसीसी कंपनियों का महानिदेशक नियुक्त किया गया और बाद में उसे मुगल बादशाह द्वारा नवाब की उपाधि प्रदान की गई। इतिहासकारों के अनुसार डुप्ले में व्यापक दृष्टि के साथ राजनीतिक अंतर्दृष्टि के अतिरिक्त एक प्रशासक, एक राजनीतिज्ञ और एक नेता का गुण मौजूद था। प्रशासन की भूमिका में अगर डुप्ले का हम अध्ययन करते हैं, अगर डुप्ले की बात करते हैं प्रशासन में, तो ध्यान दीजिएगा कि 1741 में, ठीक है, डुप्ले पांडिचेरी का गवर्नर बनता है। पांडिचेरी, उसी को पुडुचेरी भी बोलते हैं। पांडिचेरी का गवर्नर जनरल बन गया और उसने देखा कि पांडिचेरी कई समस्याओं से, मराठा आक्रमण, अकाल, बंजर भूमि और कर्नाटक में अव्यवस्थित दशाओं का सामना किया, और अन्य फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया केवल फ्रांस में एक ही कंपनी नहीं थी, और भी कंपनी थी, इंग्लैंड में और कंपनी थी, बहुत सारी कंपनी के खर्चों में उसने कमी करने की कोशिश की, जिससे उन सबको बैलेंस किया जा सके। फिर अधिकारियों के वेतन में उसने कटौती की, फिर उसने पांडिचेरी में रक्षा व्यय में वृद्धि की, और बाद में कंपनी के निदेशकों ने डुप्ले द्वारा सही निर्णय लेने के लिए उसकी प्रशंसा की। आगे चलकर देखते हैं उसने आगे कूटनीतिज्ञ के विशेषज्ञ के रूप में डुप्ले को किस तरह से देखा जाता है। तो प्रथम दो कर्नाटक युद्धों का विश्लेषण नेता के रूप में डुप्ले की कूटनीतिज्ञ कूटनीतिकता सिद्ध करता है कि जिसने भारत पर यूरोपीय जीत का मार्ग प्रशस्त किया। और हम बात करते हैं यह जो कोरोमंडल तट एवं इसके अतिरिक्त इसके आंतरिक इलाकों को मिला करके कर्नाटक बना, और यह यूरोपियों द्वारा दिया गया नाम था कोरोमंडल क्षेत्र। आप भारत की अगर बात करते हैं, अगर हम भारत की बात करते हैं तो ये नीचे का जो पोर्शन होता है देखिएगा, यह आपका कर्नाटक का पोर्शन, केरल कर्नाटक का पोर्शन है। इसी पोर्शन को कोरोमंडल क्षेत्र बोला जाता है, और कोरोमंडल को क्षेत्र को मिला करके उनको नया नाम देने का काम यूरोपियों ने किया। और आगे बढ़ते हैं, देखिए 3 कर्नाटक वॉर हुई, जिसमें एक या प्रथम कर्नाटक युद्ध 1740 से 48, इसमें एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार हुआ, और इसमें आपने देखा कि इसी समय कोरोमंडल एवं इसके आंतरिक इलाकों को कर्नाटक का नाम यूरोपियों द्वारा दिया गया। उसके बाद अन्य नाम यानी एक और है सेंट थॉमस
युद्ध के रूप में भी यह फर्स्ट कर्नाटक वॉर को माना जाता है, ठीक है, स्थान था। जो फ्रांसीसी सेना और कर्नाटक के नवाब अनवर उद्दीन की सेनाओं के मध्य लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेजों द्वारा सहायता की अपील डुप्ले द्वारा नवाब का, देखिए यह क्या घटना घटती है, यह घटना घटती है कि यह जो फ्रांसीसी थे और अंग्रेज थे, आपने देखा था ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से इंग्लैंड वाले और यह फ्रांस की तरफ से फ्रांसीसी कंपनी, दोनों कंपनी में अस्त्रता को लेकर के युद्ध हो रही थी। हर कोई चाहता है व्यापार में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना, और यह मुनाफा कमाने के चक्कर में यह कंपनी आपस में आमने सामने तो होने में नहीं हो रहा था। और डुप्ले में सबसे एक कमी देखी जाती है कि डुप्ले कभी भी रणभूमि में खुद सामने उतर करके नहीं आए। आगे देखते हैं तो यह क्या हुआ, डुप्ले द्वारा नवाब का इस्तेमाल किया गया और उनको शर्त पे कुछ कहा गया कि आपको कुछ हम मुनाफा देंगे। तो अनवर उद्दीन नवाब साहब थे और डुप्ले ने नवाब को अंग्रेजी की हार के पश्चात उन्होंने कहा कि हम आपको मद्रास तोहफे में दे देंगे, मतलब मद्रास हम आपको दे देंगे, आप हमारी मदद करें, वायदा किया। लेकिन एक स्टेटमेंट है, लेकिन डुप्ले ने अपनी कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए नवाब को मद्रास नहीं दिया और सेंट थॉमस 1776 में उसे पराजित कर दिया, ठीक है, नवाब को। आगे देखते हैं, डुप्ले ने इतिहास से उदाहरण देकर कि विशिष्ट परिस्थितियों में किए गए वादे कभी भी निभाए नहीं जाते। अगर मान लीजिए हम विकट परिस्थिति में है तो वैसा कभी मुसीबत हो तो कुछ भी वादा कर दो भाई, निभाना मत वादा करो। आगे देखो फिर क्या कहता है, डुप्ले ने इतिहास से उदाहरण देकर कि विशिष्ट परिस्थितियों में किए गए वादे कभी भी निभाए नहीं गए डुप्ले द्वारा। और एडमिरल ला बोर्डोज, यह आप एक नाम है, और जो बोर्डोनोइस को अंग्रेज से किए गए वादों को तोड़ने के लिए राजी किया। और इनके द्वारा अगर हम चर्चा करते हैं, हाँ, इसके बदले में फ्रांसीसी ने मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर, या मॉरिशस का था फ्रांसीसी गवर्नर, तो यह जो हमने नाम अभी बताया है आपको, यह जो नाम है इसमें क्या हुआ, बोर्डोनोइस को अंग्रेजों की, यह बोर्डोनोइस यह मॉरिशस का गवर्नर था और यह फ्रांसीसी गवर्नर जनरल जो डुप्ले साहब थे, इनके द्वारा फ्रांसीसी गवर्नर जनरल एडमिरल ला बोर्डोनाइस के नेतृत्व में मॉरिशस के जहाजी बेड़े, मॉरिशस है और मॉरिशस के जहाजी बेड़े फ्रांस के टापू की मदद से वर्ष 1776 में मद्रास पर कब्जा कर लिया। और मद्रास पर कब्जा करने से डुप्ले या ला बोर्डोनाइस के मध्य एक गंभीर वाद विवाद शुरू हो गया। और डुप्लेक्स नवाब की, जो नवाब था, डुप्लेक्स नवाब की तटस्थान, डुप्लेक्स यही जोसेफ डुप्ले जिसको कहते हैं, ठीक है, डुप्ले, और लिए मुआवजे के रूप में शहर को नवाब को सौंपना चाहता था। जबकि बोर्डोनाइस, यह जो बोर्डोनाइस मॉरिशस का जो भी गवर्नर जनरल कहा, बोर्डोनाइस शहर को पुनः अंग्रेजों को सौंपना चाहता था। यह विवाद लंबे समय तक चलता रहा। अंततः अनवर उद्दीन ने हस्तक्षेप करके, मतलब इन दोनों के बीच में हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया और उसने मद्रास में फ्रांसीसियों को घेरने के लिए अपने पुत्र महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 सैनिकों को रवाना किया, ठीक है। यह उसके बारे में कुछ तथ्य थे। देखिएगा, डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने भारतीय शासकों की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप किया। आगे देखिएगा, कहा डुप्ले द्वारा समर्थित व्यक्ति कौन थे। एक, हैदराबाद में मुजफ्फर जंग को डुप्ले ने यानी फ्रांसीसी कंपनी ने सहयोग किया, और दूसरा कर्नाटक के लिए चंदा साहब का समर्थन किया। और इसके बाद क्या हुआ, वो सफल हुए और कारण डुप्ले को, मतलब वो जो दोनों जो हैदराबाद वाले मुजफ्फर जंग थे और कर्नाटक वाले,
चंदा साहेब थे, दोनों जीते और जिसके कारण से वह सफल हुआ और कारण डुप्ले को कई सारी छूट प्राप्त हो गई, व्यापार में उसे लाभ ही लाभ मिलने लगे। डुप्ले ने भारत में सहायक संधि की प्रथा को स्थापित किया। तो पूछता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में कि सहायक संधि का जनक किसको कहा जाता है? डुप्ले को कहा जाता है। और उसने हैदराबाद में सूबेदार के खर्च पर फ्रांसीसी सेना को रखा। और अब देखते हैं यह उसने हैदराबाद में फ्रांसीसी सूबेदार भारत में असफल क्यों हुआ, असफलता के कारण क्यों हुए? कहता है द्वितीय कर्नाटक वॉर में सेना की हार हुई, यानी फ्रांसीसी सेना की हार हो गई। डुप्ले के राजनीतिक निर्णयों के चलते कंपनी को भारी कीमत चुकानी पड़ी, जिसके कारण कंपनी ने इसको डुप्ले साहब को बैक बुला लिया, यानी बैक टू पवेलियन कर दिया और वापस बुला लिया, मतलब फ्रांस वापस बुला लिया। कमियां क्या थी डुप्ले की? डुप्ले जरूरत से ज्यादा आशावादी था, या तब तक आशा नहीं छोड़ता था जब तक कुछ निर्णायक भूमिका न हो जाए, लेकिन ज्यादातर उस डुप्ले की आशा इसे ले डुबोई। आगे देखिएगा, डुप्ले के मित्र उसके निरंकुश व्यवहार को पसंद नहीं करते थे। डुप्ले कार्यों का क्रियान्वयन नहीं कर पाता था। वह अभियान की योजना बनाता था और अपने अधीनस्थों को निर्देशित करता था, और लेकिन उसने लॉरेंस या क्लाइव की तरह कभी भी युद्ध भूमि में सेना का नेतृत्व नहीं किया। फ्रांसीसी त्रिचिन्नापल्ली 1752 से 53 को हासिल करने में असफल रहे, क्योंकि डुप्ले द्वारा सोची गई योजना को कमांडर क्रियान्वित नहीं कर सके। और इसके कारण ये भी कहा जाता है कि डुप्ले की आशावादी नीतियों ने उसे डुबोया, और डुप्ले को बुलाना यह भी एक फ्रांसीसी कंपनी के लिए बहुत बड़ा घाटे का सौदा हो सकता था, कहा जाता है। फिर देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1740 से लेकर के 48, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 और तृतीय कर्नाटक युद्ध अथवा वांडीवास का युद्ध अंतिम था 1758 से लेकर के 63। यह हमारे कर्नाटक के वॉर है जो तिथि बता आपको किए गए हैं। चलिए अगली कक्षा में पुनः मिलेंगे, तब तक चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगली कक्षा में पुनः मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।